हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज टॉपिक है साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? ए, वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों यानी एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। बी, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। सी, वे शरीर के प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। या फिर डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं हैं बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती हैं ताकि वो रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाएं स्वयं तो प्रतिरक्षियों का स्रावण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं हैं। दूसरा कथन, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। और तीसरा कथन, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1 और 2 या फिर डी 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 2 और 3। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में मौजूद हैं और मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी निर्मित होते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। प्रसाधन उद्योग द्वारा सौंदर्य प्रसाधन, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर और परफ्यूम में सक्रिय घटकों के उचित प्रदर्शन तथा जैव उपलब्धता के लिए नैनो कणों को विकसित कर नैनो तकनीक का लाभ लिया जा रहा है। सौंदर्य प्रसाधन विभिन्न प्रकार के धातु एवं धातु ऑक्साइड नैनो कणों जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एवं टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और कार्बन आधारित नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे नैनो कणों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये नैनो कण गैर तैलीय होते हैं और आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 अनिवार्य रूप से यूवी फिल्टर यानी UVA और UVB फिल्टर है, इसलिए व्यापक रूप से सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए कथन तो सही है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अधिकांश नैनो कणों से निपटने में सक्षम है। हालांकि कुछ नैनो कण जो मानवीय गतिविधियों जैसे तंबाकू, धूम्रपान और अग्नि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, फेफड़ों की क्षति के कारण होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। DNA बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। या फिर 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1 और 2 या फिर डी 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 और 3। परमाणु या ऑर्गेनल जीनोम से लघु DNA अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने की नई तकनीक को DNA बारकोडिंग कहा जाता है। DNA बारकोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण और औषधीय पौधों की पहचान करना। लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान यानी एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर, कीट संक्रोध और रोगवाहक यानी अवांछनीय जानवरों या पौधों की पहचान करना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें DNA बारकोडिंग शोधकर्ताओं, प्रवर्तन एजेंटों और उपभोक्ताओं हेतु बहुत कम समय सीमा में निर्णय लेती है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी या किन की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शंस है ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 4 या फिर डी 1, 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 4। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होती है जो वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। जैसा पूर्व में बताया जा चुका है,
कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल, जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। SO2 तथा NO2 ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणिकीय द्रव उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को प्रेरित करते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा 2SO2 G + O2 G + 2H2O I 2H2SO4 AQ। अगला 4NO2 G + O2 G + 2H2O I यानी 4HNO3 AQ, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, और 2 भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। दरअसल बादल जहां बनते हैं उसी स्थान पर उनका अध्ययन और उनकी विशेषताएं जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कम घने बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को दर्शाते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। उच्च पतले बादल मुख्य रूप से आने वाले सौर विकिरण को संचारित करते हैं, साथ ही वो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कुछ निवर्तमान अवरक्त विकिरणों में फंस जाते हैं और इसे वापस नीचे की ओर विकीर्ण कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2 प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। और 3 शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि भारत उपरोक्त में से किसका या किन का सदस्य है। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, या फिर D 1, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है, के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है। भारत को वर्ष 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल किया गया था। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। AIIB की सदस्यता विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है और इसे क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इसके अलावा SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना है। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1, 3 और 4, या फिर D 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आरोग्य सेतु की प्रमुख खासियत पारदर्शिता, निजता तथा सुरक्षा रही है और भारत की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नीति की तर्ज पर आरोग्य सेतु के सोर्स कोड को अब सार्वजनिक कर दिया गया है। वहीं कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया जा रहा है, जो सभी लोगों और देशों के लिए उपलब्ध है। जबकि दीक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। ये शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये शिक्षकों को कक्षा संसाधनों, मूल्यांकन सहायता, समाचार और घोषणाओं, शिक्षक समुदाय आदि में प्रशिक्षण सामग्री तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाता है। ये शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य डिजिटल तंत्र है। ये छात्रों को पाठ्य पुस्तक QR कोड को स्कैन करके अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नई शिक्षा नीति यानी NEP को 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन में योगदान देने वाले विभिन्न सुधारों की शुरुआत की। लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दीक्षा पोर्टल, जो कि सरकार का ई-लर्निंग पोर्टल है,
को सनबर्ड ईडी का उपयोग करके बनाया गया है, जो पूरी तरह से कार्यात्मक समाधान बिल्डिंग ब्लॉक है, जो MIT लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है और सनबर्ड का हिस्सा है, जो मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड डिजिटल पब्लिक गुड यानी DPG है। अब बात करें डिजी लॉकर की, तो डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। इस प्रकार ये भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कथन 2, वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और कथन 3, वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। वेब 3 की अवधारणा, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता है, का उपयोग इंटरनेट के संभावित अगले चरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है और ये वर्ष 2021 में काफी चर्चा में रहा है। वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और ये उपयोग में आने वाले संस्करणों यानी वेब 1.0 और वेब 2.0 से अलग होगा। वेब 3 में उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी इथेरियम के संस्थापक गेविन वुड ने वर्ष 2014 में पहली बार वेब 3 शब्द का इस्तेमाल किया था और पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य लोगों ने वेब 3 के विचार को जोड़ा है। चलिए अब नजर डालते हैं वेब 3.0 के महत्व पर। तो विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट। वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यह मध्यस्थों को हटाता है। इसमें ब्लॉकचेन के साथ लेन देन का समय और स्थान स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। इस प्रकार वेब 3 मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त कर सहकर्मी से सहकर्मी यानी विक्रेता से खरीदार के मध्य लेन देन को बढ़ावा देता है। इस अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता। वेब 3 विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन यानी DAO पर केंद्रित है। DAO सभी व्यावसायिक नियमों से संबंधित है एवं किसी भी लेन देन में शासी नियम किसी को भी देखने के लिए पारदर्शी रूप से उपलब्ध है तथा इन नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर के द्वारा लिखा जाएगा। DAO के साथ प्रमाणित या मान्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या संक्षिप्त में SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कथन, SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा कथन, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल SaaS के रूप हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दरअसल SaaS सॉफ्टवेयर डिलीवरी का एक तरीका है जो इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर के साथ किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। इस वेब आधारित मॉडल में सॉफ्टवेयर विक्रेता सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन को बनाने वाले कोड की होस्टिंग और रखरखाव करते हैं। SaaS यानी SaaS उपयोग का सामान्य रूप एक वेब आधारित ईमेल सेवा है, जैसे आउटलुक, हॉटमेल या याहू मेल। इन सेवाओं के साथ आप अपने अकाउंट को इंटरनेट पर प्राय वेब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। A, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। B, कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। C, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। या फिर D, कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल के चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित्र स्थापित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करता है।
लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले ये एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता है। सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में FOBS को परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया था। ये परमाणु हथियार भेजने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने वाले पहले सोवियत प्रयासों में से एक था। अगला सवाल, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां या फिर बेतार संचार प्रौद्योगिकियां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। वो क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी वो विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। 1. निकट परिपथ या क्लोज सर्किट टेलीविजन। 2. रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। और 3. बेतार स्थानिक क्षेत्र नेटवर्क। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। शॉर्ट रेंज डिवाइस या SRD ऐसे रेडियो उपकरण हैं जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ व्यवधान यानी इंटरफेरेंस का कम जोखिम प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी संचार शक्ति और सीमा कम होती है। शॉर्ट रेंज डिवाइस कई अलग अलग प्रकार के वायरलेस उपकरणों पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे अधिगम नियंत्रण, अलार्म और मूवमेंट डिटेक्टर, क्लोज सर्किट टेलीविजन या CCTV, वायरलेस माइक्रोफोन सहित तार रहित ऑडियो उपकरण, औद्योगिक नियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, चिकित्सा प्रत्यारोपण, मीटरिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, सड़क परिवहन टेलीमेटिक्स और टेलीमेट्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती हैं। 2. जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं। और 3. जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दरअसल चिकित्सा की भाषा में जैव परत चिकित्सकीय अंतर्रोपों और मानव ऊतक के भीतर सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते हैं। जैव परत अपने इनहेबिटेंट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों यानी बायोसाइड्स और एंटीबायोटिक से बचाते हैं। खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत का निर्माण तेजी से हो सकता है। जैव परत का निर्माण 3 मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है, यानी जीवाणु कोशिकाएं, इनके बनने की सतह और आसपास का माध्यम। जैव परत के भीतर माइक्रोबियल कोशिकाओं ने प्लवक की कोशिकाओं की तुलना में 10 से 1000 गुना अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजैविकों यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। कथन 2. प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। और कथन 3. प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और या यीस्ट का एक संयोजन है जो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर रहते हैं। बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता है जो आपको बीमार बनाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत्र और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है। ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड में विखंडित करने में मदद करता है। मानव आंत्र में खरबों बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मानव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये कई रूपों में आते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय, कैप्सूल या गोलियां, पाउडर, तरल पदार्थ आदि हैं, इसलिए कथन 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। कथन 2, स्पुतनिक V वैक्सीन रोगवाहक यानी वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। और कथन 3, कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं।
कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो SARS-CoV-2 स्पाइक यानी एस ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोडिंग करने वाले एक पुनः संयोजक प्रतिकृति रहित चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करता है। इसे लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस के हिस्से की आनुवंशिक सामग्री प्रकट होती है जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है, इसलिए कथन एक सही है। वहीं स्पुतनिक वी एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मानव एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला पंजीकृत टीका है। इसे 4 अरब लोगों की कुल आबादी वाले 71 देशों में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। वैक्सीन का नाम पहले सोवियत अंतरिक्ष उपग्रह के नाम पर रखा गया है। 5 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच दोनों वैक्सीन घटकों के साथ टीका लगाए गए रूसियों के बीच कोरोना वायरस की घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वैक्सीन की प्रभावकारिता 97.6% है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके अलावा कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरल टीका है और इस वैक्सीन को होल विरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक से विकसित किया गया है। उनमें निष्क्रिय वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा देते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अब अगला और अंतिम सवाल। यदि कोई मुख्य सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? 1. जीपी और दिक् संचालन यानी नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। 2. विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। 3. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 4. पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। 5. ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। 6. उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और 7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। आपको दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 4 और 5, बी केवल 2, 3, 5, 6 और 7, सी केवल 1, 3, 4, 6 और 7 या फिर डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, 6 और 7। 10 मई 2022 को सूर्य ने एक मजबूत सौर तूफान या सौर प्रज्वाल उत्सर्जित किया जो ईडीटी पर सुबह 9:55 पर अपने चरम पर था। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी जो लगातार सूर्य की स्थिति का अवलोकन करती है ने इस घटना की एक छवि कैप्चर की। गौरतलब है कि सौर प्रज्वाल ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट हैं। रात के आकाश में अक्सर तूफानों को सुंदर ज्योति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वो पृथ्वी पर बिजली के ग्रिडों और नेविगेशन सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। सूर्य की सतह से एक विशाल सौर तूफान उत्पन्न हुआ जिसने एक तीव्र चुंबकीय तूफान उत्पन्न करते हुए रेडियो तरंगों, दूरसंचार नेटवर्क और बिजली प्रणालियों को बाधित किया। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ के कोर के विश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी की बर्फ के भीतर एक अत्यधिक सौर सुनामी के प्रमाण प्राप्त किए हैं। बड़े पैमाने पर प्लाज्मा के भंडारण के बाद एक चुंबकीय बांध बनता है। सौर चक्र के अंत में यह चुंबकीय बांध टूट सकता है और ध्रुवों की ओर सुनामी की तरह भारी मात्रा में प्लाज्मा कैस्केडिंग मुक्त करता है। इसलिए कथन 1, 3, 4, 6 और 7 सही हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।